ये जिंदगी से जद्दोजहद करते एक अखबार के एडिटर की कहानी है। हालांकि इसे उस अखबार से दौलत मिल रही थी और न ही शहरत, फिर भी वो अपने काम से खुश था। उसके मुखालिफ उसके खिलाफ क्या कहते हैं, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, या फिर दुनिया उसकी राह में कितनी मुश्किल पैदा कर रही है, उससे इसे कोई मतलब नहीं था। इसे तो बस मतलब है अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को दूर करने से। यही काम वो गुज़िश्ता 4 साल से करता आ रहा था और अब जब नए साल का आगाज़ होने वाला है तो वो उससे भी मुकाबले के लिए तैयार है। कैलेंडर का आखिरी पता जिस पर मोटे हरूफ में 31 दिसंबर छपा हुआ था, एक लम्हा के अंदर उसकी पतली उंगलियों की गिरफ्त में था। कैलेंडर एक टंड-मंड दरख्त सा नजर आने लगा, जिसकी टहनियों पर से सारे पत्ते खज़ां की फौनकों ने उड़ा दिए हों। दीवार पर आवेजा कलाक टिक-टिक कर रहा था। कैलेंडर का आखिरी पता जो 1.5 मुरबा इंच का उसका एक टुकड़ा था, उसकी पतली उंगलियों में यूं कांप रहा था गोया सजाए मौत का कैदी फांसी के सामने खड़ा है। कलाक ने 12 बजाए, पहली जरी पर उंगलियां मुतहर्रिक हुईं और आखिरी जरी पर कागज का वो टुकड़ा एक नन्ही सी गोली बना दिया गया। उंगलियों ने ये काम बड़ी बेरहमी से किया और जिस शख्स की ये उंगलियां थीं और भी ज्यादा बेरहमी से उस गोली को नगल गया। उसके लबों पर एक तेजाबी मुस्कुराहट पैदा हुई और उसने खाली कैलेंडर की तरफ फनहाना नजरों से देखा और कहा, मैं तमही खा गया हूँ, बगैर चबाए नगल गया हूँ। उसके बाद एक ऐसे कहकहे का शोर बुलंद हुआ जिसमें उन तोपों की गूंज दब गई जो नए साल के आगाज पर कहीं दूर दागी जा रही थी। जब तक उन तोपों का शोर जारी रहा, उसके सोखे हुए हलक से कहकहे आतिशे लावे की तरह निकलते रहे। वो बेहद खुश था, बेहद खुश। यही वजह थी कि उस पर देवंगी का आलम तारी था। उसकी मुसरत आखिरी दर्जा पर पहुंची हुई थी। वो सारे का सारा हंस रहा था, मगर उसकी आंखें रो रही थीं और जब उसकी आंखें हंसते तो आप उसके सकरे लबों को देखकर यही समझते कि उसकी रूह किसी नहायत ही सख्त अजाब में से गुजर रही है। बार बार वो नोरा बुलंद करता, मैं तमही खा गया हूँ, बगैर चबाए नगल गया हूँ। एक एक करके 366 दिनों को, लैब दिन समेत, खाली कैलेंडर उसके उस अजीब व गरीब दिदवे की तस्दीक कर रहा था। आज से ठीक 4 बरस पहले जब वो अपने कांधों पर मुसीबतों का पहाड़ उठाकर अपनी रोटी आप कमाने के लिए मैदान में निकला तो कितने आदमियों ने उसका मजाक उड़ाया था, कितने लोग उसकी हिम्मत पर ज़ेर लब हंसते थे। मगर उसने उन बातों की कोई परवाह न की थी और इसे अब भी किसी की क्या परवाह थी। उसको सिर्फ अपने आप से गर्ज थी और बस दूसरों की जन्नत पर वो हमेशा अपनी दोस्त को तरजीह देता रहा था और अब भी इसी चीज पर पाबंद था। वो उन दिनों कदों की सी मुश्क कर रहा था, कदों से बढ़कर जलील जिंदगी बसर कर रहा था, मगर ये चीजें उसके रास्ते में हाइल ना होती थीं। कई बार इसे हाथ फैलाना पड़ा। उसने हाथ फैलाया, लेकिन एक शान के साथ। वो कहा करता था, ये सब हकारी जो सड़कों पर झोलियां फैलाए और कशकोल बढ़ाए फिरते रहते हैं, गोली मारकर उड़ा देने चाहें। भीख लेकर ये जलील कुत्ते शक्र गुजार नजर आते हैं। हालांकि उन्हें शुक्रिया गालियों से अदा करना चाहिए। जो भीख मांगते हैं वो इतने लानती नहीं जितने कि ये लोग जो देते हैं। दान पाउंड के तौर पर। जन्नत में एक ठंडी कोठरी बुक कराने वाले सौदागर। उसको कई मर्तबा रुपए पैसे की अमदाद हासिल करने की खातर शहर के धनवानों के पास जाना पड़ा। उसने उन दौलतमंदों से अमदाद हासिल की, उनकी कमजोरियां उन्हीं के पास बीच कर। और उसने ये सौदा कभी अनाड़ी दुकानदार की तरह नहीं किया। आप शहर की सेहत के मुहाफ़िज़ मुक़र्रर किए गए हैं, लेकिन दरहक़ीक़त आप बीमारियां फराहम करने के ठेकेदार हैं। हुकूमत की किताबों में आपके नाम के सामने हेल्थ ऑफिसर लिखा जाता है, मगर मेरी किताब में आपका नाम अमराज फरोशों की फहरिस्त में दर्ज है। परसों मार्केट में आपने सिंगतरों के 200 टोकरे पास करके भजवाए जो तभी असूल के मुताबिक सेहत आमा के लिए सख्त मुज़िर थे। 10 रोज पहले आपने करीबन 2000 कैलों पर अपनी आंखें बंद करी जिनमें से हर एक हीजा की पड़िया थी। और आज आपने उस बोसीदा और गलीज इमारत को बचा लिया जहां बीमारियां परवरिश पाती हैं और इसे आमतौर पर आगे कहने की जरूरत ही न पेश आती थी। उसलिए कि उसका सौदा बहुत कम गुफ्तगू ही से तय हो जाता था। वो एक सस्ते और बाजारी किस्म के अखबार का एडिटर था, जिसकी अशात 200 से ज्यादा न थी। दरअसल वो अशात का कायल ही न था। वो कहा करता था, जो लोग अखबार पढ़ते हैं बेवकूफ़ हैं और जो लोग अखबार पढ़कर उसमें लिखी बातों पर यकीन करते हैं, सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। जिन लोगों की अपनी जिंदगी हिंगामे से पर हो, उनको इन छपे हुए चैतरों से किया मतलब। वो अखबार उस लिए नहीं निकालता था कि इसे मज़ामीन लिखने का शौक था, या वो अखबार के जरिए से शहरत हासिल करना चाहता था।
नहीं, बिल्कुल नहीं। 1-2 घंटे की मसरूफियत के सिवा जो उसके अखबार की अशात के लिए ज़रूरी थी वो अपना बकिया वक्त उन ख्वाबों की ताबीर देखने में गुजारा करता था जो एक ज़माना से उसके जहन में मौजूद थे। वो अपने लिए एक ऐसा मकाम बनाना चाहता था जहां इसे कोई न छेड़ सके, जहां वो इत्मीनान हासिल कर सके, ख्वाह वो 2 सेकंड ही का क्यों ना हो। जंग के मैदान में फतह वली को रही नसीब हो, मगर हो ज़रूर। और अगर शिकस्त हो जाए, पिटना पड़े तो भी क्या हर्ज है। शिकस्त खाएंगे लेकिन फतह हासिल करने की कोशिश करते हुए। मौत उनकी है जो मौत से डरकर जान दे, और जो जिंदा रहने की कोशिश में मौत से लिपट जाए जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे। कम अज कम अपने लिए। दुनिया उसके खिलाफ थी। जो शख्स भी उससे मिलता था उससे नफरत करता था। वो खुश था। नफरत में मोहब्बत से ज्यादा तेजी होती है। अगर सब लोग मुझसे मोहब्बत करना शुरू कर दें तो मैं उस पहिए की मांग हो जाऊं जिसमें अंदर बाहर, ऊपर नीचे सब जगह तेल दिया गया हो। मैं कभी उस गाड़ी को आगे न धुकील सकूंगा जिसे लोग जिंदगी कहते हैं। करीब करीब सब उसके खिलाफ थे और वो अपने उन मुखालफिन की तरफ यूं देखा करता था गोया वो मोटर के इंजन में लगे हुए पर्सों को देख रहा है। ये कभी ठंडे नहीं होने चाहिए। और उसने अब तक उनको ठंडा ना होने दिया था। वो उस अलाव को जलाए रखता था जिस पर वो हाथ ताप कर अपना काम किया करता था। जिस रोज वो अपने मुखालफिन में किसी नए आदमी का इजाफा करता तो अपने दिल से कहा करता था, आज मैंने अलाव में एक और सूखी लकड़ी झोंक दी है जो देर तक चलती रहेगी। उसके एक मुखालिफ ने जिलसे में उसके खिलाफ बहुत जहर घुला। इसे बहुत बुरा भला कहा। हत्या कि इसे नंगी गालियां भी दें। उसके मुखालिफ का ख्याल था कि ये सब कुछ सुनकर इसे नींद न आएगी, मगर उसके बरक्स वो तो उस रोज मामूल के खिलाफ बहुत आराम से सोया और इसे खुद सारी रात आंखों में काटना पड़ी। शब भर उसका ज़मीर इसे सताता रहा। हत्या कि सुबह उठकर वो उसके पास आया और बहुत बड़े नदामत भरे लहजे में उससे माजरत तलब की। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने आप जैसे बुलंद अखलाक इंसान को बुरा भला कहा। गालियां दें। दरअसल दरअसल मैंने ये सब कुछ बहुत जल्दबाजी में किया। सोचे समझे बगैर। मुझे इकसाया गया था। मैं अपने किए पर नादम हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ़ फरमा देंगे। मुझसे सख्त गलती हुई। सर। बुलंद अखलाक। इसे असल लफ्ज़ अखलाक से बहुत चढ़ थी। अखलाक रूह इंसानियत का गाज़ा। अखलाक 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 यानी चाह। यह न करो वो न करो की बेमानी गर्दान। इंसान की आज़ादाना सरगर्मियों पर बढ़ाया हवा सेंसर। उसको मालूम था कि उसके कमजोर दिल मुखालिफ ने झूठ बोला, मगर न मालूम उसके दिल में गसा क्यों न पैदा हुआ। बखलाफ उसके इसे ऐसा महसूस हुआ कि जो शख्स उसके सामने बैठा माफी मांग रहा है उसकी कोई नहायत ही अजीज शेफना हो गई है। वो गायत दर्जा बेरहम तस्वुर किया जाता था और असल में वो था भी बेरहम। नरम और नाजिक जज्बात से उसका सीना बिल्कुल पाक था। मगर उस पत्थर पर से कोई चीज रेंगती हुई नजर आई। इसे उस शख्स पर रहम आने लगा। आज तुम रूहानी तौर पर मर गए हो। और मुझे तुम्हारी इस मौत पर अफसोस है। यह सुनकर उसके मुखालिफ को फिर गालियां देना पड़े मगर उसके कानों तक कोई आवाज न पहुंच सकी। मदद हुई वो उसको किसी दूर दराज कब्रिस्तान में दफन कर चुका था। 4 बरस से वो इसी तरह जी रहा था। जबरदस्ती। दुनिया की मर्जी के खिलाफ। बहुत सी कुव्वतें उसको पसपा कर देने पर तली रहती थीं। मगर वो अपने वजूद का एक जरा भी जंग के बगैर उनके हवाले करने के लिए तैयार न था। जंग जंग जंग। हर मुखालिफ कव्वत के खिलाफ जंग। रहम व तरहम से नाशनाई, इश्क व मोहब्बत से परहेज, उम्मीद, खौफ और इस्तकबाल से बेगानगी। और फिर जो हो सो हो। 4 बरस से वो जमाने की तेज व तंद हवा में एक तनावर और मजबूत दरख्त की तरह खड़ा था। मौसमों के तगैर तब्दील ने मुमकिन है उसके जिस्म पर असर किया हो मगर उसकी रूह पर अभी तक कोई चीज़ असरअंदाज ना हो सकी थी। वो अभी तक वैसी ही थी, जैसी कि आज से 4 बरस पहले थी। फौलाद की तरह सख्त। ये सख्ती कुदरत की तरफ से अता नहीं की गई थी बल्कि खुद उसने पैदा की थी। वो कहता था, नरम और नाजिक रूह को अपने सीने में दबा कर तुम जमाने की पत्थरीली जमीन पर नहीं चल सकोगे। जो फूल की पत्ती से हेरे का जगर काटना चाहे इसे पागल खाने में बंद कर देना चाहिए। शायराना ख्यालात को उसने अपने दिमाग में कभी दाखिल ना होने दिया था और अगर कभी कभार गैर इरादी तौर पर वो उसके दिमाग में पैदा हो जाते थे तो वो उन हरामी बच्चों का फौरन गला घूंट दिया करता था। वो कहा करता था, मैं उन बच्चों का बाप नहीं बनना चाहता जो मेरे कंधों का बोझ बन जाएं। उसने अपने सास हियाक से सारी तरबें उतार दी थी। उसने उसमें से वो तमाम तार नविच कर बाहर निकाल दिए थे जिनमें से नरम और नाजिक सुर निकलते हैं।
जिंदगी का सिर्फ एक राग है और वो रजिज है जो आगे बढ़ने, हमला करने, मरने और मारने का जज्बा पैदा करता है। उसके सिवा बाकी तमाम रागनियां फजूल हैं जो आशा पर थकाटदारी करती हैं। उसका दिल शुबाब के बावजूद इश्क और मोहब्बत से खाली था। उसकी नज़रों के सामने से हजारा खूबसूरत लड़कियां और औरतें गुजर चुकी थीं, मगर उनमें से किसी एक ने भी उसके दिल पर असर न किया था। वो कहा करता था, उस पत्थर में इश्क की जोंक नहीं लग सकती। वो अकेला था, बिल्कुल अकेला। खजूर के उस दरख्त के मानद जो किसी तपते हुए रेगिस्तान में तन्हा खड़ा हो। मगर वह उस तन्हाई से कभी न घबराया था। दरअसल वो कभी तन्हा रहता ही न था। जब मैं काम में मशगूल होता हूँ तो वही मेरा साथी होता है, और जब मैं उससे फारग हो जाता हूँ तो मेरे दूसरे ख्यालात व अफकार मेरे गर्दोपेश जमा हो जाते हैं। मैं हमेशा अपने दोस्तों के जमघटे में रहता हूँ। वो अपने दिन यूं बसर करता था जैसे आंधा रहा है। शाम को जब वो बस्तर पर दराज होता था तो ऐसा महसूस किया करता था कि उसने दिन को चौसी हुई गठरी के मानद फेंक दिया है। अगर आप उसके कमरे की एक दीवार होते तो कई बार आपके साथ ये अल्फाज टकराते जो कभी कभी सोते वक्त उसकी जुबान से निकला करते थे, आज का दिन कितना घटा था। उस बरस के टोकरे में अगर बकाया दिन भी इसी किस्म के हुए तो मजा आ जाएगा। और रातें, ख्वाह तारीख हों या मुनव्वर, उसकी नज़र में दाश्ताएं थीं जिनको वो रोज तलो आफ्ताब के साथ ही भूल जाता था। 4 बरस से वो इसी तरह जिंदगी बसर कर रहा था। ऐसा मालूम होता था कि वो एक ऊंचे चबूतरे पर बैठा है, हाथ में हिथौड़ा लिए। जमाना का आनी फीता उसके सामने से गुजर रहा है और वो उस फीते पर हिथौड़े की जरबों से अपना ठप्पा लगाए जा रहा है। एक दिन जब गुजरने लगता है तो वो फीते को थोड़ी देर के लिए थाम लेता है और फिर इसे छोड़कर कहता है, अब जाओ, मैं तुम्हें अच्छी तरह इस्तेमाल कर चुका हूँ। बाज लोगों को अफसोस हवा करता है कि हमने फिला काम फिला वक्त पर क्यों नहीं किया, और ये पछतावा वो देर तक महसूस किया करते हैं, मगर इसे आज तक उस किस्म का अफसोस या रंज नहीं हुआ। जो वक्त सोचने में ज़ाया होता है वो उससे बगैर सोचे समझे फायदा उठाने की कोशिश किया करता था, ख्वाह अंजाम कारी से नुकसान ही क्यों ना पहुंचे। अगर सोच समझ कर चलने ही में फायदा होता तो उन पैगंबरों और निकोकारों की जिंदगी तकलीफों और नाकामियों से भरी हुई हरगिज़ ना होती, जो हर काम बड़े गौर व फिक्र से किया करते थे। अगर सोच बचार के बाद भी नुकसान हो या नाकामी का मुंह देखना पड़े तो क्या उससे ये बेहतर नहीं कि गौर व फिक्र में पड़ने के बगैर ही नताइज का सामना कर लिया जाए। इसे उन 4 बरसों में हजारा नाकामियों का मुंह देखना पड़ा था। सिर्फ मुंह ही नहीं बल्कि उनको सर से पैर तक देखना पड़ा था, मगर वो अपने असूल पर इसी तरह कायम था जिस तरह तंग लहरों में ठोस चट्टान खड़ी रहती है। आज रात 12 बजे के बाद नया साल उसके सामने आ रहा था, और पुराने साल को वो हजम कर गया था, बगैर डकार लिए। नए साल की आमद पर वो खुश था जिस तरह अखाड़े में कोई नामूर पहलवान अपने नए मद मुकाबल की तरफ खम ठूम कर बढ़ता है। इसी तरह वो नए साल के मुकाबले में अपने हथियारों से लीस होकर खड़ा हो गया था। वो बुलंद आवाज में कह रहा था, मैं तुम जैसे पहलवानों को पछाड़ चुका हूँ, तुम्हें भी चारों शाने चल करा दूंगा। जी भर कर खुशी मनाने के बाद वो नए कैलेंडर की तरफ बढ़ा जो मिली दीवार पर ऊपर की तरफ समेट रहा था। तारीख नमा से उसने ऊपर का कागज एक झटके से अलहदा कर दिया और कहा, जरा नकाब हटाओ दो, देखो अब तुम्हारी शक्ल कैसी है। मैं हूं तुम्हारा आका, तुम्हारा मालिक, तुम्हारा सब कुछ। एकम जनवरी की तारीख का पता आरियां हो गया। एक वाक़ह बुलंद हवा और उसने कहा, कल रात तुम फना कर दिए जाओगे। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद है तो बरा करम नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और कहानी को सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों, चाहने वालों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल बाखरा फैशन को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।